हमारे देश में महिलाओं को सिखाया जाता है कि वो अपने आप को रेप से बचाएं, ये सिखाने की बजाय कि पुरुष महिलाओं का रेप ना करें। तो ये आखिर बात क्या है? हमारा जो कल्चर है जो 5000 साल पुराना है, उसके अंदर एक और कल्चर है और उसका नाम है रेप कल्चर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में जो रेप कल्चर है उसके बारे में। और ये जो आज की डेट में हम इतना ह्यू एंड क्राई देख रहे हैं सेक्सुअल असॉल्ट को लेके, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में रेप, मोलेस्टेशन, छेड़खानी, ईव टीजिंग बोलते हैं, आखिर उसके पीछे वजह क्या है? तो आखिर रेप कल्चर होता क्या है? तो रेप कल्चर होता है जहां महिलाओं को, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता है, कमतर समझा जाता है, उनको इंसान नहीं समझा जाता है, उनको एक सामान, एक भोग की वस्तु की तरह देखा जाता है। और महिलाओं के प्रति कोई भी जो कार्रवाई होती है, अगर हिंसा होती है या उनसे रिलेटेड कोई भी जो चीज़ होती है, उसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, खासकर हिंसा को। और कि ईव टीजिंग जो हम बोलते हैं या छेड़खानी, अब ये जो वर्ड है ईव टीजिंग या छेड़खानी, ये बहुत ही हल्का वर्ड है, बट एक्चुअली जो एक्ट है वो है असॉल्ट का, वो है वायलेंस का। बट उसको क्योंकि ये महिलाओं के साथ किया जा रहा है तो उसको हम बोल देते हैं ईव टीजिंग। टीजिंग यानी छेड़ना, ईव यानी औरत या लड़की। तो इस तरह से महिलाओं के प्रति जो वायलेंस होता है उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। उसके बाद रेप कल्चर में आता है डिग्रेडेशन। तो औरत से बदला लेने के लिए, जैसे रिवेंज पॉर्न है या फिर पॉर्न है, ये सब जो है औरत को डिग्रेड करता है, औरत की बॉडी को डिग्रेड करता है, उसको ऑब्जेक्टिफाई करता है, उसको सामान बना के पेश करता है, भोग की वस्तु की तरह पेश करता है। और डिग्रेडेशन में और भी रोल आता है रेप जोक्स का या सेक्सिस्ट जोक्स का, या बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो जोक्स होते हैं या जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो बहुत ही मिसोजिनिस्ट या सेक्सिस्ट होती है। या हमारे देश में आपने देखा है बहुत सारी गालियाँ जो हैं वो औरतों के बॉडी पार्ट्स के ऊपर हैं, औरतों के लिए हैं। क्यों हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि अगर मर्द को भी आपको शर्मसार करना है तो आप औरत को ही गाली देते हो। तो ये भी उस रेप कल्चर का ही पार्ट है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो होती है असॉल्ट। तो ये जो रेप कल्चर है ये यहीं कल्मिनेट नहीं करता है, ये असॉल्ट में कल्मिनेट करता है, जो रेप भी हो सकता है और उसके बाद मर्डर भी हो सकता है। तो ये जो है ये 3 स्टेजेस हैं रेप कल्चर के। और रेप कल्चर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिसमें विक्टिम जो औरत होती है उसके ऊपर ही सारा ब्लेम डाला जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि हम औरतों को सिखाते हैं दैट डोंट गेट रेप्ड इंस्टेड ऑफ टीचिंग मेन नॉट टू रेप। तो और औरतें अगर सेक्सुअल असॉल्ट का सामना करती हैं तो वो बोलती नहीं हैं। क्यों नहीं बोलती हैं? क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ ये टैबू है और हम विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं, विक्टिम से ही सवाल करते हैं कि तो उसने कैसे कपड़े पहने थे, या वो कहाँ गई थी, वो रात में क्यों घूम रही थी, तो या उसने शराब पी रखी थी, या वो लड़कों के साथ घूम रही थी। तो ये सारी चीज़ें हम लड़कियों से ही पूछते हैं और हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। तो विक्टिम ब्लेमिंग जो है एक बहुत बड़ा पिलर है, एक बहुत बड़ा स्तंभ है रेप कल्चर का। एक और चीज़ जो हम रेप कल्चर पे देखते हैं वो है हमारे मूवीज़, हमारे सिनेमा, हमारा लिटरेचर, हमारे यहाँ जो गाने बनते हैं, जो आइटम सॉन्ग बनते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है वुमन का, और जो गाने हैं उसमें भी औरतों के प्रति जो हिंसा है उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। कैसे? जैसे कि लड़की हंसी तो फंसी, लड़की की हाँ में भी ना है, या लड़की का तब तक पीछा करते रहो जब तक वो हाँ नहीं बोल दे। एक्चुअली ये सब स्टॉकिंग और वॉयरिज्म है और ये सब पनिशेबल ऑफेंस हैं इंडिया के क्रिमिनल कोड के द्वारा। लेकिन हमारी सोसाइटी में इनको बहुत नॉर्मलाइज करके रखा गया है, बिकॉज हमारे फिल्म्स में, हमारे लिटरेचर में इनको बहुत ही ऐसा दिखाया जाता है कि दिस इज़ द वे हाउ यू प्रपोज अ वुमन और परस्यू अ वुमन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी रेप कल्चर से ही आता है कि आप किसी महिला को इसी तरह से इम्प्रेस करते हैं, और महिलाओं और पुरुषों को लगता है कि महिलाओं को ये सब अच्छा लगता है। एक और चीज़ जो रेप कल्चर में होती है वो है आपका कंसेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट। तो इंडिया में मैंने देखा है कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट, कि जो महिला है या जो लड़की है उसको पसंद हो ना पसंद हो, बट कंसेंट हमारे यहाँ सिखाया ही नहीं जाता पुरुषों को, लड़कों को बचपन से ही, कि जब तक कोई लड़की या महिला हाँ
उसके लिए राज़ी नहीं है, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सब चीज़ें वैलिड नहीं हैं और इसीलिए आज भी हमारे देश में जो शादी के बाद जो मैरिटल रेप है उसको हमारे देश में मान्यता नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस आइडिया ऑफ कॉन्सेंट की। ये मानते ही है, हमारे जो देश का कानून है ये मानता है, जो बहुत सेक्सिस्ट मैं कहूँगी है इस मामले में, कि जब महिला की शादी हो जाती है पुरुष से तो वो एक यूनानिमस कॉन्सेंट उसमें आ जाता है, नेचुरल कॉन्सेंट है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है कभी भी। तो ये जो आइडिया ऑफ कॉन्सेंट है ये नहीं है हमारे देश में कम्प्लीटली। और सेक्स को हमारे देश में एज अ फॉर्म ऑफ मेल प्रिविलेज या मेल एंटाइटलमेंट कहा जाता है, ये कि मतलब अगर कोई पुरुष है तो वो सोचता है कि उसका ये राइट है कि उसको सेक्स मिले। और ये कल्चर भी हमारा ऐसा है जो इस चीज़ को प्रमोट करता है कि हाँ ये सही है अगर ऐसा है। बट ऐसा ये भी रेप कल्चर का पार्ट है, ये जो आइडिया ऑफ सेक्सुअल एंटाइटलमेंट है, क्योंकि सेक्स आपको औरत से मिलता है और औरत अगर कंसेंट नहीं दे रही है तो आप नहीं कर सकते हैं ऐसा। लेकिन ये आइडिया ऑफ कंसेंट और ये जो सेक्सुअल एंटाइटलमेंट है पुरुषों के अंदर, जो हमारे कल्चर में है, जो बचपन से सिखाया ही नहीं जाता, बल्कि ये सिखाया जाता है कि एवरी मैन हैज़ अ राइट ओवर अ वुमन्स बॉडी, विच इज़ सो रॉन्ग एंड दिस इज़ द रीज़न दैट सच असॉल्ट्स आर हैपनिंग एवरी डे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी वजह है ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट्स की। रेप जो है वो एक सेक्सुअल असॉल्ट तो है, बट इसको बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं इस बात से कि ये एक सेक्सुअल एक्ट है, जबकि रेप इज़ ऑलवेज अबाउट पावर एंड कंट्रोल। क्योंकि जो परपिचुएटर है, जो कल्प्रिट है, उसको पता है कि वो रेप करके भाग सकता है और उसके ऊपर आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वो रेप करता है। जो परपिचुएटर है वो जनरली जो विक्टिम है उससे हायर क्लास का हो सकता है, हायर कास्ट का हो सकता है, और एक तरह का डोमिनेशन दिखाने का ये तरीका रहा है। खासकर आपने देखा होगा गाँव में, जहाँ ऊंची जाति के लोग नीची जाति की महिलाओं के साथ या दलित महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं, अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए, कास्ट प्रिविलेज दिखाते हैं। तो रेप इज़ ऑलवेज अबाउट पावर एंड कंट्रोल एंड नॉट अबाउट सेक्स। बट इसको मैक्सिमम लोग पॉपुलर कल्चर में ऐसा उल्टा समझते हैं। रेप कल्चर में महिलाओं को इंसान नहीं समझा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनको भोग की वस्तु समझा जाता है, ऑब्जेक्ट समझा जाता है। तो ऐसा इसकी शुरुआत होती है हम सबके घर से। हम सबके घरों में बचपन से ही जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़का और लड़की में, उसकी शुरुआत वहाँ से होती है। तो क्योंकि हमारे मैक्सिमम घरों में, इंडियन घरों में, लड़के और लड़की में फ़र्क किया जाता है, राइट फ्रॉम कपड़े पहनाने से, एजुकेशन देने से, खाने में जो अलग अलग भेदभाव किया जाता है, ये बचपन से ही लड़के देखते हैं और उनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं बैठता रहता है कि जो लड़कियां हैं वो हमसे कमज़ोर हैं, हमसे कमतर हैं, और ये जो रेप कल्चर है उसको प्रमोट करता है। तो ये जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है जो मैक्सिमम इंडियन घरों में होता है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा रीज़न है इस जेंडर बेस्ड वायलेंस का। जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और पेट्रियार्की ना तो पुरुषों के लिए अच्छा है ना महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए तो घातक सिद्ध होता है क्योंकि इसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है और वायलेंस को एज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल यूज़ किया जाता है, महिलाओं को सबक सिखाने के लिए, महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए। और अगर पुरुषों को किसी वजह से जेलसी है महिलाओं से, क्योंकि अगर कोई महिला उससे ज़्यादा समृद्ध उसको दिख रही है या ज़्यादा पढ़ी लिखी है या नौकरी करती है, तो ये भी एक वजह होती है ऐसे वायलेंस की। पेट्रियार्कल ये डेफिनेशन है मैस्कुलिनिटी का कि वायलेंस होना चाहिए और डोमिनेशन होना चाहिए मर्द का। तो मर्द वायलेंस करके डोमिनेट करता है अपने से कमतर पुरुषों पे और महिलाओं पे। तो इस पूरे वीडियो में समझाया कि औरत को इंसान नहीं समझा जाता है और विक्टिम ब्लेमिंग करके ये जो रेप कल्चर है इसको प्रमोट किया जाता है। तो शेम, फिर सब्जुगेशन और फिर सप्रेशन ऑफ विमेन होता है। इसके बहुत सारे इंटरसेक्शंस हैं, इसमें कास्ट, क्लास के इंटरसेक्शंस भी होते हैं, जिस पे एक अलग पूरा वीडियो बन सकता है। और ये
समझना कि रेप कल्चर बहुत हार्मफुल है। और आज की डेट में जो हम देख रहे हैं इतने सारे सेक्सुअल असॉल्ट्स इंडिया में, उसका जो मैंने बताया था 2 रीजंस हैं। पहला है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन दिस कंट्री, क्योंकि लॉज तो हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और दूसरा है ये रेप कल्चर जो हमको पेट्रियार्की से मिला है। हमारा सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल है और ये रेप कल्चर उसी का पार्ट है। तो ये वजह है इसकी। और अगर हम इस चीज़ को एड्रेस करना चाहते हैं तो इसका सल्यूशन क्या है, तो अब मैं बात करूंगी सल्यूशंस की। तो क्योंकि रेप कल्चर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सेक्सुअल असॉल्ट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसका अगर कोई इंटरिम सल्यूशन है तो देखिए, सल्यूशन जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म सल्यूशन होता है और एक इमीडिएट सल्यूशन होता है। तो इमीडिएट सल्यूशन तो ये है कि हमारे देश के जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, अकाउंटेबिलिटी रखी जाए। जो हमारे देश के पुलिस वाले हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, उनसे जस्टिस की डिमांड की जाए, स्पीडी जस्टिस हो। ये तो हुआ हमारा शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। और एक और सल्यूशन है कि महिलाएं जब तक कि हमारा समाज सुधर नहीं जाता है, हमारे समाज में ये समझ नहीं आ जाती है, तब तक अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस का यूज़ कर सकती हैं, सेल्फ डिफेंस सीख सकती हैं। सेल्फ डिफेंस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब आपको 4-5 लोग घेर लेंगे तो सेल्फ डिफेंस बहुत काम आने वाला है, लेकिन सेल्फ डिफेंस 2-3 चीज़ें ज़रूर करेगा। एक तो आपको कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं ऐसे सिचुएशन में फ्रीज कर जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करें, क्योंकि वो ऐसे कभी किसी सिचुएशन में पड़े ही नहीं होते हैं, तो उनको इस बात की ट्रेनिंग नहीं होती है। तो सेल्फ डिफेंस आपको वो ट्रेनिंग देता है, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस ऐसे सिचुएशन में अच्छे से अच्छे लोगों का दिमाग बंद हो जाएगा कि उनको समझ नहीं आएगा करना क्या है जब वायलेंस होता है, जब असॉल्ट होता है। तो इस टाइम पे अगर आप हाईली ट्रेंड हैं तो आपके पास 1% चांस है बच के भाग जाने का। तो ये ट्रेनिंग आपको सेल्फ डिफेंस देगा कि अगर आप सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपने इसमें ट्रेनिंग की है, तो शायद वो 1% चांस, जो लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में 1% चांस भी बहुत बड़ा चांस होता है, तो शायद आप अपने आप को वहाँ से निकाल के भाग पाएँ, आप फ्रीज ना कर पाएँ, आपका दिमाग नहीं काम करना बंद कर जाए कि अब हमको करना क्या है, कैसे हम इसको फेस करें। तो सेल्फ डिफेंस आपको ये ज़रूर सिखाएगा। दूसरी चीज़, हमारे देश में जो मैंने आपको बोला जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन घर से ही शुरू हो जाता है, तो खाने में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है महिलाओं के प्रति। तो महिलाएं जो हैं अक्सर ऐसा खाना खाती हैं जो उनको मजबूत नहीं बनाता है, और हमारे एक्सरसाइज करने पे या स्पोर्ट्स खेलने पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, खासकर अगर महिलाएं या लड़कियों की मैं बात करूँ तो आप अगर सेल्फ डिफेंस सीखेंगी तो आपका जो शरीर है वो मजबूत होगा, वो आप उसको यूज़ कर सकती हैं, उस स्ट्रेंथ को, उस पावर को अपने आप को बचाने के लिए भागने में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जब सेल्फ डिफेंस सीखने जाएंगे, जब आप मार्शल आर्ट सीखने जाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको आपका ट्रेनर, आपका उस्ताद, आपका गुरु आपको बोलेगा कि आपको इसको यूज़ नहीं करना है किसी के ऊपर, और अगर यूज़ करने की बारी आए तो सबसे पहले सामने वाले को चोट पहुंचा के भागने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। और ख़ासकर जब आपके सामने एक से ज़्यादा लोग मौजूद हों तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है सिचुएशन, तो उसमें भाग जाना ही सबसे बड़ा डिफेंस होता है। इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो है जेंडर सेंसिटाइजेशन। हमें ज़रूरत है कि हम अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में जेंडर स्टडीज़ की पढ़ाई करें, विमेन स्टडीज़ की पढ़ाई करें, जिसको हम जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर इक्वालिटी भी बोलते हैं। इनकी क्लासेस हों, बचपन से ही बच्चों को, लड़के और लड़कियों दोनों को, ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में बताया जाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया जाए, जेंडर सेंसिटाइजेशन किया जाए, जेंडर इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाए। और ये होगा जब हम जेंडर स्टडीज़ ऑब्लिक विमेन स्टडीज़ को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना शुरू करेंगे। इससे हमारे समाज में बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि हम बचपन से ही, जब इंसान का दिमाग, बच्चों का दिमाग मोल्ड होता है, तभी हम उनको ये सारे चीज़ें अगर सिखाएंगे, ये प्रिंसिपल सिखाएंगे, कंसेंट बताएंगे, रिस्पेक्ट बताएंगे, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बताएंगे कि ये गलत है, ठीक है, तो उनका जो रवैया है लड़कों का लड़कियों के प्रति, और जब वो कल को पुरुष बनेंगे तो महिलाओं के प्रति, वो डेफिनेटली बदलेगा। और अगर मैं बात करूँ मेन की, क्योंकि मेन हमेशा नॉट ऑल मेन बोलते रहते हैं जब भी ऐसा
कुछ सेक्सुअल असॉल्ट की बात होती है या रेप कल्चर की बात होती है, तो नॉट ऑल मेन में जो मेन ऐसे नहीं हैं और जो चाहते हैं कि वो कुछ करें इस प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो और जो नहीं भी चाहते हैं, मैं उनको भी बता दूं कि इंडिया को अगर डेवलप करना है तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन का, उसमें आधी जो आबादी है वो महिलाओं की है। और कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक उसकी जो होल पॉपुलेशन है वो आगे बढ़े, यानी महिलाओं की पॉपुलेशन को भी आगे बढ़ना होगा, महिलाओं को भी काम में भागीदार बनना होगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना होगा। और वो जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी अगर वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, काम नहीं कर सकती हैं, रात में काम नहीं कर सकती हैं, रोड पे चल नहीं सकती हैं, तो कैसे ये कंट्रीब्यूशन होगा? इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता अगर सेफ्टी नहीं है तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमको इस सेक्सुअल असॉल्ट के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, इस रेप कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे देश को पीछे ले जा रहा है। और रही पुरुषों की बात कि वो जो पुरुष कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने चारों तरफ देखिए और जितने भी लोग आपके आसपास महिलाओं के बारे में भद्दी बातें करते हैं, गंदे जोक्स फॉरवर्ड करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो पॉर्न सर्कुलेट होता है उस पर आप बोलना शुरू कीजिए। अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है और आप देख रहे हैं तो उसको टोकिए, उसको रोकिए। अगर वो आपका दोस्त है तो उसको समझाइए। ये आप कर सकते हैं। बेटर सेफ सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं महिलाओं के लिए। वर्क प्लेस पे जब आप ऐसी गॉसिप सुनते हैं कि कोई महिला जो है वो इसलिए उसको प्रमोशन मिला है क्योंकि उसने कुछ सेक्सुअल फेवर दिया है, तो ऐसी बातों को, ऐसी गॉसिप्स को आप एक तो फैलाएं नहीं और दूसरा इसमें शामिल ना हो। और जो आपको ये बातें, ये कहानियाँ सुना रहा है उसको बोलें कि वो गलत है, ऐसा ना बोले, ये गलत चीज़ है, ये सेक्सिज्म है, ये आप किसी के मेरिट को, और आपने जब कोई चीज़ देखी नहीं है अपनी आंखों से तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। आप अपने दिमाग में देखिए कि आप महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, आप उनको कमतर क्यों समझते हैं, आप क्यों समझते हैं कि वो वीक हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना नज़रिया बदलिए, क्योंकि अगर हम चेंज करना चाहते हैं सोसाइटी को, तो सोसाइटी चेंज हमारे घर से होती है। तो सबसे पहले हमको अपने घर में चेंज लाने की ज़रूरत है। घर में मैंने देखा है या तो पुरुष बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या बिल्कुल ही उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों ही बहुत प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है, क्योंकि हम कहाँ तक किसी को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो अपने घर में जो महिलाएं हैं आप उनको सशक्त बनाइए कि अगर वो दुनिया को डील कर सके। और दुनिया को डील करना कैसे आएगा? दुनिया में जाकर डील करना पड़ता है, घर में बैठ के किसी को दुनिया से डील करना नहीं आता है। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने दिमाग में भी आपके बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी चीज़ें होंगी जिसको आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो अगर आप करोगे तो आपके अंदर भी एक चेंज आएगा। महिलाओं को बराबर का समझें, महिलाओं को इंसान समझें, देवी नहीं समझें, कुछ स्पेशल मत समझें, अपने जैसा ही एक इंसान समझें, हाड़ और मांस का बना हुआ, जिसको तकलीफ़ होती है, जिसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, जिसको बुरा लगता है, जिसको चोट अगर लगेगी तो उसको भी तकलीफ़ होगी जैसे आपको लगेगी। तो अपने जैसा ही एक इंसान समझें। महिला और पुरुष में कोई फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी का फ़र्क है बिकॉज ऑफ सर्टन रोल्स जो महिलाएं बायोलॉजिकली निभाती हैं। बाकी उसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं होता है। महिला और पुरुष दोनों एक ही जैसा सोचते हैं, एक ही जैसा करते हैं। ये उनकी कंडीशनिंग है बचपन से, कैसे उनको पाला गया है, जिससे ये फ़र्क आप देखते हैं। तो इस फ़र्क को हम जितना कम करेंगे और अपने दिमाग में ये जो चीज़ें हमारी चल रही हैं और महिलाओं के प्रति जो या तो हम उनको देवी मानते हैं या उनको कमज़ोर समझते हैं, ये दोनों ही गलत है। वो भी एक इंसान है और इंसान को इंसान की कैपेबिलिटी पे जज करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं होता है। तो हो सकता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे फेमिनिस्ट मर्द देखे हैं और बहुत सारी पेट्रियार्कल महिलाएं देखी हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कमज़ोर पुरुष देखे हैं और बहुत सारी मजबूत महिलाएं देखी हैं। तो मैं इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान को एज ए इंसान जज करती हूँ कि सामने वाला जो है वो कौन है और वो क्या है, ना कि उसका जेंडर क्या है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेल है या फीमेल है, इट डजेंट मैटर। जब तक हम ऐसी सोच नहीं रखेंगे तब तक हमारे जो देश में ये जो रेप कल्चर ये ख़त्म नहीं होगा। रेप कल्चर नहीं ख़त्म होगा तो ये सेक्सुअल असॉल्ट्स नहीं ख़त्म होंगे। और हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस हैं जो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं हैं, हमारे देश में लोग बात नहीं करते हैं, हमारे देश में लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं,
अपने लीडर्स से, अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स से। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन पूछें, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम उनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। उनको पता है पब्लिक कुछ पूछती नहीं है, पब्लिक कुछ करती नहीं है, तो दे गेट अवे विथ एवरीथिंग विच शुड नॉट हैपन, क्योंकि हम उनको नियुक्त करते हैं इसी के लिए, हम उनको टैक्स का पैसा इसलिए देते हैं कि वो हमारे देश को रन कर सकें। और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको दोबारा वोट नहीं देना चाहिए, उनको नहीं जिताना चाहिए। कास्ट पे और रिलीजन पे वोट देना बंद करें। जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनके लिए वोट दें। जो लोग आपके लिए काम नहीं करते हैं, जो आपको सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, बेटर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो आपके किसी काम के नहीं है ऐसे नेता। इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एंड जय हिंद।